Hello students, in this video we'll discuss chapter number 7 Medieval India, the Cholas. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन पेनिनसुला के सदर्न पार्ट को। इसे क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला। और पेनिनसुला किसे कहते हैं बेटा? वो लैंड मास जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडियन ओशन है, तो इसे क्या, इस पार्ट को क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला। तो आज इस चैप्टर में हम इंडियन पेनिनसुला के सदर्न पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो बेटा जो सदर्न पार्ट है इंडियन पेनिनसुला का, और स्पेसिफिक अगर हम और ज़्यादा हो जाएं तो कृष्णा रिवर के साउथ वाला जो एरिया है वहाँ पर जो लोग रहते थे, जो इनहेबिटेड थे, उन्हें कहा जाता था द्रविडियंस। फिर से देखो, ये है इंडियन पेनिनसुला और इस इंडियन पेनिनसुला का ये रहा साउथ वाला पार्ट, है ना। और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाओ तो रिवर कृष्णा के साउथ में, देखो ये इंडिया का नॉर्थ है, ये इंडिया का साउथ है, तो ये रही रिवर कृष्णा के साउथ में जो ये रीजन है, यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? द्रविडियंस। इनकी अपनी भाषाएं हुआ करती थी, दे हैड देयर ओन लैंग्वेजेस, और इनका अपना कल्चर हुआ करता था। इनकी अपनी भाषाएं थी, इनका अपना कल्चर था। ये जो रीजन था, इसमें 3 पावरफुल किंगडम्स हुआ करती थी, द चेरा, द पांड्यास, द चोलास। चेरा, चोला और पांड्या 3 किंगडम्स यहाँ पर रूल किया करती थी। अब इन तीनों में से भी सबसे पावरफुल कौन सी थी? तो बेटा वो थे चोलास। चोल एम्पायर, चोल साम्राज्य जो था वो सबसे शक्तिशाली था। फिर से ध्यान से सुनो, हम आज इस वीडियो में इंडियन पेनिनसुला के सदर्न पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा एरिया? रिवर कृष्णा के साउथ में जो एरिया है इंडिया का, उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्हें द्रविडियंस कहा जाता था। उनकी अपनी भाषाएं थी, उनका अपना कल्चर था, ठीक है। और ये जो रीजन था, यहाँ पर 3 पावरफुल किंगडम्स रूल करती थी, चेरा, पांड्या और चोला। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थी वो कौन सी थी? चोला। बेटा अगर हम चोल एम्पायर की बात करें तो 9th सेंचुरी में ये बहुत ही अच्छे से एग्जिस्टेंस में आता है और पेनिनसुला के एक बहुत बड़े पार्ट को कंट्रोल कर लेता है। मैं फिर से बताऊंगी, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं पेनिनसुला। इसके बहुत बड़े पार्ट पे कंट्रोल करते हैं कौन? चोला एम्पायर। क्लियर है? और ये प्रोमिनेंस में कब आते हैं? 9th सेंचुरी में। 9th सेंचुरी वो पीरियड है जो 801 से स्टार्ट होके 900 पे ख़त्म हो जाएगा। अब बेटा ये जो चोल थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था अपनी नेवी पे। देखो मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना, अगर ऐसे किसी रीज़न के आप रूलर बनते, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, तो ऑब्वियसली बात है आप लोग भी अपनी नेवी पे काम करते ना। तो जो चोला एम्पायर था, है ना, जिसने पेनिनसुला के एक बहुत बड़े पार्ट को कंट्रोल किया था, उन लोगों ने अपनी बहुत ही पावरफुल नेवी बनाई और फिर ये लोग इंटरनेशनल ट्रेड करने लग गए, ठीक है। व्यापार वगैरह इनका अच्छा खासा चलने लग गया सी रूट के थ्रू। बाद में इसी रास्ते से इन्होंने किसको कनकर किया? श्रीलंका को, और बाद में मालदीव आइलैंड को। मतलब हमारे इंडिया से कभी तो कोई ऐसा हुआ जिसने दूसरी कंट्रीज़ को कंट्रोल किया, नहीं तो अब तक हम यही पढ़ते आए कि सारे लोग हमें कंट्रोल करके गए, पर चोलास ने श्रीलंका को कनकर किया और मालदीव्स को भी कनकर किया। फिर से ध्यान से सुनो, चोलास ने अपनी पावरफुल नेवी को डेवलप किया, जिसकी वजह से ये इंडियन सी ट्रेड को कर पाए, उसे डेवलप कर पाए। कहाँ पर? इंडियन ओशन के थ्रू। और बाद में इन्होंने जीता श्रीलंका को और मालदीव्स को। बेटा 9th सेंचुरी के एंड होते होते तक चोलास ने पल्लवास को भी डिफीट कर दिया था। वैसे अगर हम एक्चुअल में बात करें तो ये चोलास नहीं है, ये चोल हैं, ये पल्लवास नहीं है, पल्लव हैं। क्लियर है? चलो छोड़ो इसको, चोलास बोलना है चोलास बोलो, पल्लवास बोलना है पल्लवास बोलो, पर स्पेलिंग याद रखना। तो 9th सेंचुरी में जो चोलास थे उन्होंने हराया, डिफीट किया पल्लवास को, पल्लवास ऑफ कांची। और बाद में वीक किया किसको? पांड्यंस को। कैसे वीक किया? तमिल कंट्री को अपने कंट्रोल में करके
तोंडा मंडल पे कंट्रोल किया किसने? चोला ने, और इस तरीके से पांड्या की पावर को भी वीक। तो बेटा फिर से सुन लो इस पैराग्राफ को फटाफट से। 9th सेंचुरी में चोला एम्पायर का राइज होता है, फिर ये पेनिनसुला के एक बहुत बड़े पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। चोला डेवलप करते हैं एक पावरफुल नेवी, जिसकी वजह से ये इंडियन सी ट्रेड को इंडियन ओशन के थ्रू चैनलाइज करते हैं, डेवलप करते हैं। बाद में श्रीलंका, मालदीव्स को जीतते हैं। 9th सेंचुरी का एंड आते आते तक तो चोलाज ने हरा दिया था पल्लव्स ऑफ कांची को, वीक कर दिया था पांड्यास को, और तमिल कंट्री तोंडा मंडलम को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अब हम सोर्सेस की बात करें कि भाई हमें कैसे पता चला कि चोला इतने पावरफुल हो गए थे, इन्होंने श्रीलंका को जीता, इन्होंने मालदीव्स को जीता, तो कोई ना कोई तो सोर्स होगा। तो पहला जो सोर्स है वो सोर्स है इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, जो मेन सोर्स है जिनके थ्रू हमें चोल पीरियड की इंफॉर्मेशन मिलती है वो देते हैं हमें इंस्क्रिप्शन। उस टाइम में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए जिनको पढ़ के हमें अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि चोल एम्पायर कैसा था। राजा राजावन कंसीव द आइडिया ऑफ प्रीफिक्सिंग टू हिज इंस्क्रिप्शन। बेटा राजा राजावन ने ये बात सोची कि मैं एक इंस्क्रिप्शन लगवाऊंगा और उसमें वो सारे मेरे रेन के अचीवमेंट्स लिखवाऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है यार लिखे जाने चाहिए। आई बात समझ में? तो अगर आपको चोल एम्पायर के रिगार्ड्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस टाइम के इंस्क्रिप्शन देखो। राजा राजावन का ये आइडिया था कि वो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए, लिखवाए, है ना, और उसमें वो मेन अचीवमेंट्स लिखवाए अपने रूलिंग टाइम के। और फिर बेटा राजा राजावन की जो सोच थी, है ना, उसको उनके सक्सेसर्स ने भी फॉलो किया। राजा राजावन ने जब इंस्क्रिप्शन लगवाने चालू किए, उनकी सक्सेसर ने भी इसको कंटिन्यू रखा। कॉन्सिक्वेंटली प्रॉपर हमें फॉर्मल रिकॉर्ड मिल जाता है इन इंस्क्रिप्शन की वजह से कि भाई चोला रूलर ने कितने ट्रांजैक्शंस किए, किसको जीता। और ये एक दो चोला नहीं, सारे चोलास का मिल जाता है, मतलब जितने भी चोला रूलर ने रूल किया उन सब का रिकॉर्ड हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू मिल जाता है। शुरुआत की थी राजा राजावन ने, बाद में सबने इसे फॉलो किया। अच्छा बेटा एक बात और याद रखना, इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में बोलते हैं शिलालेख। ठीक है, किस चोल राजा ने ये सोचा था कि वो अपने टाइम में हुए सारे जो भी मेन काम थे, मेन अचीवमेंट्स थे, उपलब्धि उनको लिखवाएंगे, तो वो थे राजा राजावन। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं बेटा? इंस्क्रिप्शन कंपेरेटिवली हार्ड सरफेसेस पे कार्विंग की होती है, जैसे आयरन पिलर के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर, क्ले टेबलेट्स के ऊपर। ठीक है, जब आप बहुत ही, जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा ना, बर्तन पे नाम लिखवाते हैं, एक मशीन होती है जो बर्तन पे नाम लिख देती है, वैसे ही पहले पिलर्स पे, रॉक्स के ऊपर लिखा जाता था और उसे हम क्या कहते थे? इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? शिलालेख। अब बेटा ये इंस्क्रिप्शंस किस पे लिखे गए हैं? जैसे मैंने बताया कि आप रॉक्स के ऊपर लिख सकते हो, आयरन पिलर्स के ऊपर लिख सकते हो, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिख सकते हो, क्ले टैबलेट के ऊपर लिख सकते हो। तो वो इंस्क्रिप्शंस जो चोल के टाइम में बने वो कॉपर प्लेट ग्रैंड्स के फॉर्म में हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में हैं, और कई बार इंस्क्रिप्शन वॉल्स और पिलर्स के ऊपर भी लिखा गया है। मंदिर की जो दीवारें होती हैं, मंदिर के जो पिलर्स होते हैं, उनके ऊपर भी कार्विंग की हुई है। ठीक है, तो जो चोलों के शिलालेख हैं वो कॉपर प्लेट्स पे भी मिले हैं, मंदिरों की दीवारों पे मिले हैं, मंदिरों के स्तंभ पे मिले हैं, स्तंभ बोले तो पिलर्स के ऊपर मिले हैं। जो कॉपर प्लेट ग्रैंड्स होती थी उन्हें क्या कहा जाता था बेटा? बेटा ये जो वर्ड है ना कॉपर प्लेट ग्रैंड्स, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ताम्रपत्र अनुदान। क्या बोलते हैं? ताम्रपत्र अनुदान। प्लेट बोले तो पत्र, कॉपर बोले तो ताम्र, तांबा, है ना, और ग्रैंड्स बोले तो अनुदान। ठीक है, तो कॉपर प्लेट ग्रैंड्स होते थे, उन्हें क्या कहते थे बेटा? अम्बिल, अनबिल, अम्बिल और करंदी। तो बेटा जो कॉपर प्लेट ग्रैंड्स होते थे उसे क्या कहा जाता था? अम्बिल और करंदी। क्लियर है? As well as the Kanyakumari stone inscription give a list of ruler indicating the origin of Chol dynasty। बेटा देखो कॉपर प्लेट ग्रैंड्स हमें मिल गई, वॉल के ऊपर लिखा हुआ मिल गया, टेम्पल्स की, पिलर्स के ऊपर लिखा मिल गया। ऐसे ही कन्याकुमारी स्टोन जो इंस्क्रिप्शन हमें मिला है उसमें पूरी की पूरी लिस्ट है चोल रूलर्स की।
है ना, चोल डायनेस्टी में जितने भी रूलर आए उन सब की लिस्ट है बेटा। तो जैसे कन्याकुमारी स्टोन पे हमें इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें हमें सारे रूलर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वैसे ही हमें एक और सेट मिला कॉपर प्लेट का जिसमें 31 कॉपर शीट है। कितनी कॉपर शीट से मिलके बना है? वो 31 कॉपर शीट से मिलके बना है। ये जो प्लेट्स हैं वो कई जगह मतलब कुछ प्लेट्स संस्कृत में लिखी गई हैं, कुछ प्लेट्स तमिल में लिखी गई हैं, ठीक है। और ये किसको रिकॉर्ड करती हैं बेटा? ग्रांट को, जो राजेंद्र चोला वन ने किसको दी? मंदिरों को दी। ग्रांट का मतलब क्या होता है? अनुदान। अनुदान मतलब दान करना, ठीक है। एक और सेट मिला हमें कॉपर प्लेट का जिसमें 31 कॉपर शीट्स हैं। ये जो प्लेट्स हैं संस्कृत और तमिल में लिखी गई हैं। ये रिकॉर्ड हैं बेटा ग्रांट के। ग्रांट का मतलब अनुदान, अनुदान मतलब दान देने के। ये दान किसको दिया गया था? मंदिरों को दिया गया था। मंदिरों को ज़मीन दी गई थी और देने वाले कौन थे? राजेंद्र चोला वन। क्लियर है? अब इंस्क्रिप्शंस जो हैं बेटा हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग चोलास? फर्स्ट पर हम पढ़ेंगे। ये हमें बताते हैं कि जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन था, चोला का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर मेरेरू इंस्क्रिप्शन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्ड्स में पता चलता है, टैक्सेशन पॉलिसी, कर कैसे लगाते थे, लैंड रेवेन्यू कितना होता था, कैसे उसको कलेक्ट किया जाता था, एक गांव को, एक विलेज को प्रॉपरली किस तरीके से मैनेज किया जाता था, ये हमें उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो इंस्क्रिप्शन से आपको पहली चीज़ क्या पता चलेगी? चोल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के रिगार्ड्स में। बेटा अगर यूजुअली हम देखें कि भाई इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, ठीक है, और उसमें भी स्पेशली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया है, तो इनका बेसिक फोकस होता था कि ये गिफ्ट्स को रिकॉर्ड करती थी, एंडोमेंट्स टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स को कौन सी ज़मीनें दी गई, क्या दान दिया गया, मंदिरों को दान में क्या दिया गया, मंदिरों को कौन सी ज़मीनें दी गई। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स होते थे कि भाई कई बार गांव को भी हम दान में दे देते थे, ज़मीन के टुकड़े दान में दे देते थे, कई बार किसी व्यक्ति को कोई प्रिविलेज देते थे, कई बार किसी इंस्टीट्यूशन को कोई प्रिविलेज देते थे। आज भी हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों को हम प्रिविलेजेस देते ही हैं, कुछ लोगों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उनके रिगार्ड्स में लिखा हुआ था। एक लेडेन ग्रांट है जिसे हॉलैंड के लेडेन म्यूज़ियम में सेव रखा गया, प्रिजर्व करके रखा गया है। वो जो लेडेन ग्रांट है वो किसकी है? परांतक और पराकेसरी। पराकेसरी उत्तमा चोला की है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि भैया कॉपर प्लेट्स में वो सारे एंडोमेंट्स लिखे गए हैं जो मंदिरों को, ब्राह्मण्स को दिए गए, ठीक है। दूसरी बात, इसमें से भी अगर हम लेडेन ग्रांट की बात करें तो लेडेन ग्रांट में किसका जिक्र है? परांतक और पराकेसरी उत्तम चोला का जिक्र है। और ये जो कॉपर प्लेट है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको प्रिजर्व करके कहाँ रखा गया है? हाँ, हॉलैंड के म्यूज़ियम में। थर्ड, ये हमें बताते हैं कि भाई टेम्पल्स किसने बनवाए, कब बनवाए, है ना, कैसे नई इमेज आई डाइटी की। डाइटी बोले तो भगवान की मूर्तियाँ जो होती हैं, है ना, उनके चित्र। दे इन्फॉर्म अस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल और सिटिंग अप ऑफ अ न्यू इमेज ऑफ डाइटी। कैसे एक न्यू डाइटी को पूजा जाने लगता है, उसकी इमेज मंदिरों में आ जाती है। क्लियर है? फिर दूसरा कि मंदिर कब बनवाए, किसने बनवाए। देन कुछ इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है रॉयल ऑर्डर्स के रिगार्ड में। किसके रिगार्ड में बेटा? रॉयल ऑर्डर्स। राजा लोग भी क्या देते थे? ऑर्डर देते थे ना। तो बेटा आज जैसे हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट के सारे जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो रिकॉर्डेड होते हैं, तो उस टाइम में भी बेटा कुछ इंस्क्रिप्शन में हमें क्या मिले? रॉयल ऑर्डर्स मिले। भाई टैक्स की क्या पॉलिसी थी, लैंड रेवेन्यू के रिगार्ड्स में क्या पॉलिसी थी, विलेज असेंबलीज़ क्या काम करती थी, कैसे जजमेंट डिलीवर हुआ करता था, रिजोल्यूशन ऑफ विलेज असेंबली मिलेगा आपको। पे जजमेंट कैसे डिलीवर हो सकता था, अगर कोई व्यक्ति चोर होगा तो उसे क्या सज़ा मिलेगी, कोई मर्डर करेगा उसे क्या सज़ा मिलेगी, या कोई और दूसरा क्राइम होगा तो उस व्यक्ति को कैसे सज़ा मिलेगी। ये सब का पता भी आपको किससे चल सकता है? जब आप कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस देखें, कॉपर प्लेट ग्रांट्स देखें। आई बात समझ में? किस किस का पता बताया इन लोगों ने कि भाई लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन का सिस्टम कैसा था, उसके ऊपर राजा के जो ऑर्डर होते थे, शाही फरमान होते थे, वो आपको बताए गए, है ना, कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखे गए।
फिर साथ ही कि जजमेंट कैसे डिलीवर होता था, है ना। जजमेंट कैसे डिलीवर होता था भाई, कोई मर्डर करेगा तो उसकी सज़ा अलग होगी, नहीं कोई सिर्फ चोरी करेगा तो उसकी सज़ा अलग होगी। तो वही सारी बातें भी लिखी जाती थी। क्लियर है। एक और चीज़ बेटा ध्यान रखना, ये जो रिजोल्यूशन ऑफ विलेज असेंबलीज़ है, रिजोल्यूशन ऑफ विलेज असेंबलीज़, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो ग्राम सभा हुआ करती थी, विलेज की जो असेंबली हुआ करती थी, उनके संकल्प भी वो क्या क्या काम करेंगी क्या नहीं करेंगी। देन इंस्क्रिप्शंस ऑन टेम्पल वॉल्स सर्व द पर्पज़ ऑफ पब्लिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि कोई अगर चीज़ बेची गई है तो उसका रिकॉर्ड होता था। कई बार मॉर्टगेज रखा जाता था, गिरवी रखा जाता था सामान को, उसका रिकॉर्ड होता था। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के रिकॉर्ड होते थे, है ना। अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन विलेज लैंड, ज़मीनों की जो खरीद फरोख्त होती थी उसे भी लिखा जाता था। तो बेटा मुझे ऐसे लगता था कि मंदिरों की दीवार पर ये लोग कुछ मंदिरों से रिलेटेड लिखते होंगे, पर ऐसा नहीं है। मंदिरों की जो दीवारें थी वो पब्लिक रजिस्ट्रेशन के काम में आती थी, क्या बेचा क्या ख़रीदा, ज़मीन किसकी थी, किसके पास आ गई, किसने ज़मीन बेच दी, किसने ज़मीन खरीद दी, वो सब कुछ। अब हम बृहदेश्वर टेम्पल को डिस्कस करेंगे। तो जो चोला थे बेटा, जो चोल साम्राज्य के राजा हुए, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया से मंदिर बनवाए। उनमें से ही एक टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो चोलाज ने बहुत सारे टेम्पल्स मंदिर बनवाए। द गेटवे ऑफ टेम्पल वॉज कॉल्ड गोपुरम, और वो जो गेटवे होता था उसे ये लोग क्या कहते थे, गोपुरम। जो मेन श्राइन जहाँ पर होता था उसे कहते थे गर्भगृह। बेटा गेट को क्या बोलते थे, गोपुरम। जहाँ पर भगवान होते थे उसे क्या कहते थे, गर्भगृह। यहाँ पर भगवान देवी की देवता की इमेजेस को रखा जाता था। ये जो मूर्तियाँ होती थी या तो ये पत्थरों से बनी होती थी या ब्रॉन्ज से बनी होती थी। और बेटा ये जो ब्रॉन्ज होता है, पत्थर तो आप समझ गए कि पत्थर की मूर्तियाँ तो आज भी बनती आई हैं, ब्रॉन्ज की भी बनती हैं। ब्रॉन्ज क्या होता है, कांसा। कांसा कैसे बनता था बेटा, जब हम कॉपर में किसको मिला दें, टिन को मिला दें, तो क्या बनता था, कॉपर और टिन मिलके बनाते थे ब्रॉन्ज। ठीक है, फिर से मंदिर का जो गेट होता था उसे गोपुरम कहते थे। जहाँ पर भगवान देवी देवता की मूर्ति होती थी उसे गर्भगृह कहते थे। मूर्तियाँ पत्थरों की भी बनी होती थी, मूर्तियाँ ब्रॉन्ज की भी बनी होती थी। ब्रॉन्ज कैसे बनता था, कॉपर में टीन को मिलाकर। जो मंडप था, द मंडपा, इसे क्या कहते थे बेटा, ऑडियंस हॉल। मतलब ऑडियंस हॉल को वो लोग क्या कहते थे, मंडपा। ये वो प्लेस होता था जहाँ पर लोग गैदर होते थे, प्रेयर करते थे, है ना। इट वॉज बिल्ट इन फ्रंट ऑफ मेन श्राइन। जहाँ पर भी देवी देवताओं की मूर्ति होती थी वो तो गर्भगृह वहाँ में रखी होगी, पर उसके ही सामने एक बड़ा सा हॉल बना दिया जाता था जहाँ पर सारे भक्त लोग बैठ के भगवान को देखते हुए अपनी पूजा अर्चना, मतलब भगवान के लिए मंत्र चैंटिंग करते थे। अब बेटा हम देखेंगे मेन या चीफ फीचर्स ऑफ चोला टेम्पल। बेटा जो चोला टेम्पल होते हैं, चोल साम्राज्य में जितने भी मंदिर बनाए गए इनके द्वारा, उसमें दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला तो मैसिव विमाना, जिन्हें हम टावर्स भी कहते हैं, बड़े बड़े टावर्स लगे होते थे। और दूसरा बहुत ही स्पेशियस कंट्री यार्ड होता था। ठीक है, मतलब मंदिर के अलावा भी बहुत बड़ी सी जगह होती थी जिसमें आराम से तीर्थयात्री बैठ सकते थे, रुक सकते थे। ठीक है, तो चीफ फीचर चोल टेम्पल के कौन से होते थे, एक तो मैसिव विमान जिसे हम क्या भी कहते हैं टावर, और दूसरा बहुत बड़ा सा कोर्टयार्ड होता था। अगर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल देखना चाहते हैं चोल टेम्पल का तो वो है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे हम राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज, ये दो अलग अलग टेम्पल नहीं है। राजा राजेश्वर टेम्पल भी वही मंदिर है जिसका नाम बृहदेश्वर टेम्पल है, और ये किसको डेडिकेटेड है, भगवान शंकर को, लॉर्ड शिव को। ये थंजावुर में लोकेटेड है और इसे चोला किंग राजा राजावन ने बनवाया था। तो भाई चोल टेम्पल्स का बेस्ट एग्जाम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसका ही दूसरा नाम राजा राजेश्वर टेम्पल भी है। ये भगवान शंकर शिव जी के लिए बना हुआ है। ये थंजावुर में लोकेटेड है। इसे कौन से चोल राजा ने बनवाया था बेटा, राजा राजावन में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपको बेस्ट स्पेसिमेन देखना है द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का तो वो क्या ही है, बृहदेश्वर टेम्पल ही है। जो मेन स्ट्रक्चर है टेम्पल का
उसमें बहुत बड़े बड़े बेटा विमान टावर हैं, लगभग हाइट 66 मीटर तक उनकी हाइट है। अब बेटा देखो, ये तो हुई विमान या टावर की हाइट की बात, जो कितनी है 66 मीटर हाई है। पर अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर में भी जो डोम है वो एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन से बना हुआ है। 7.6 मीटर की हाइट है और टोटल वेट इसका 80 टन है। तो सोचो इतने टन वजन ऊपर कैसे गया होगा, पर ले गए। मतलब कहीं ना कहीं इनके आर्किटेक्चर में मास्टरी थी, है ना। इन्हें अच्छे से स्कल्पचर बनाना, पत्थरों का यूज़ करना, सब कुछ आ गया था। जो मेन टेम्पल है वो 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बना है और टेम्पल बेस से लेके टॉप तक पूरा के पूरा किससे ढका हुआ है, किससे बना हुआ है? स्कल्पचर, मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ बनी हैं, डेकोरेटिव मोल्डिंग्स हैं उसके ऊपर। क्लियर है? फिर से ध्यान से सुनो। इट इज़ क्राउन्ड बाय अ मैसिव डोम कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन 7.6 मीटर हाई एंड वेट 80 टन्स। जो मेन टेम्पल है उसमें 1,30,000 टन्स ग्रेनाइट लगा हुआ है। ये जो इतना बड़ा मंदिर है, ये बेस से लेकर के टॉप तक इसके ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, डेकोरेटिव मोल्डिंग्स हैं। जो श्राइन हाउस है, जहाँ पर गर्भगृह है, जहाँ पर भगवान हैं, बहुत ही जाइगेंटिक शिवलिंगम है वहाँ पर, शिवलिंग है वहाँ पर, जो कि एक ही पत्थर से बनाया हुआ है। 8.87 मीटर उसकी हाइट है, बहुत बड़ा सा शिवलिंग है गर्भगृह में। जो टेम्पल है उसमें और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे नंदी पवेलियन है, अ पिलर्ड पोर्टिको है, बहुत बड़ा सा असेंबली हॉल है। बेटा तो समझ में आ गया, नंदी पवेलियन है, पिलर्ड पोर्टिको है, बड़ा सा असेंबली हॉल है। पिलर्ड पोर्टिको का मतलब क्या होता है बेटा? एक बरामदा बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर लोग बैठ सकते हैं। जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया मॉन्यूमेंट है बेटा। कौन सा? बृहदेश्वर टेम्पल। और बेटा इतनी अच्छी चीज़ आपको लगता है कि कोई भी ऐसा वैसा साम्राज्य बना सकता है? नहीं। तो बेटा जब साउथ इंडियन हिस्ट्री का शानदार पीरियड चल रहा था, उस टाइम में ये फाइनेस्ट आर्किटेक्चर या मॉन्यूमेंट या टेम्पल बना है, ठीक है। तमिल आर्किटेक्चर का बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेसिमेन है। अगर आपको तमिल आर्किटेक्चर को देखना है तो बृहदेश्वर टेम्पल को देखो। ये जो टेम्पल है इससे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताता है, भाई ये साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कौन सा टेम्पल? बृहदेश्वर टेम्पल। बेटा इस मंदिर में पोर्ट्रेट भी है, किसका? राजा राजा चोला का, ठीक है। और बेटा ये जो पोर्ट्रेट है जिसमें राजा राजा चोला हैं, वो क्या कर रहे हैं बेटा? तो वो भगवान नटराजन को प्रणाम कर रहे हैं, पेइंग ओबीसेंस टू लॉर्ड नटराजन। ये जो मंदिर है उसमें राजा राजा चोला का एक पोर्ट्रेट है, मूर्ति बनी हुई है। और इस मूर्ति में, इस चित्र में क्या दिख रहा है कि भाई जो राजा राजा चोला है वो लॉर्ड नटराजन, भगवान नटराजन को ओबीसेंस कर रहे हैं, मतलब प्रणाम कर रहे हैं। दिस इज़ अनडाउटली द फर्स्ट एवर इंस्टांस ऑफ रॉयल पोर्ट्रेट। और बेटा रॉयल पोर्ट्रेट का ये पहला एग्जाम्पल है। इंस्क्रिप्शन इन टेम्पल पॉइंट टूवर्ड द राजा राजा वन। बेटा जो इंस्क्रिप्शन इस मंदिर में लगी हुई हैं वो इंस्क्रिप्शन कहती हैं कि जो ये मंदिर है इसके चीफ आर्किटेक्ट राजा राजा ही हैं। इंस्क्रिप्शन इन टेम्पल पॉइंट टूवर्ड्स राजा राजा एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द टेम्पल। अब बेटा अगर किसी को भरतनाट्यम सीखना हो तो भी वो बृहदेश्वर टेम्पल चला जाए, क्योंकि यहाँ पर डिपिक्शन किया हुआ है किसका? डांसर्स का, ठीक है, डांसर्स का चित्रण किया हुआ है यहाँ पर। और उन चित्रों में हम देखते हैं कि भरतनाट्यम में जो 100 मूवमेंट्स होंगी उसमें से 81 मूवमेंट्स को यहाँ दिखाया गया है। 8 करन्नास को भी दिखाया गया है, जो कि होता है मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, ठीक है। तो भरतनाट्यम की बहुत सारी जो मूव्स होती हैं वो यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखाई गई हैं।
इट शोज़ दैट द टेम्पल वॉज अ प्लेटफॉर्म ऑफ टैलेंटेड डांसर। इससे पता चलता है कि ये जो टेम्पल था ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर टैलेंटेड डांसर्स आके अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं। दीज डेपिक्शंस आर फर्स्ट ऑफ देयर काइंड, और ऐसा डेपिक्शन भी इसके पहले इतिहास में हमने कहीं नहीं देखा है। अब बेटा मुझे यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना कि क्या बोलना चाह रहे हैं। डेपिक्शन ऑफ डांसर शोइंग 81 ऑफ 100 एंड 8 करनास इन भरतनाट्यम। देखो भरतनाट्यम डांस का पिक्चर है, ये मुझे समझ में आ रहा है। हैंड मूवमेंट्स कैसी होनी चाहिए, फीट मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, वो बताया गया इस चित्र के द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो टेम्पल था इसमें जो टैलेंटेड डांसर्स थे उन्हें मौका मिलता था कि वो अपने टैलेंट को दिखा सकें, ठीक है। और ऐसा डिपिक्शन भी ये पहला ही है अपने टाइप का। बेटा और अगर हम इस इंस्क्रिप्शन की बात करें तो ये हमें मतलब ये जो इंस्क्रिप्शन है ये क्या 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 हमें बताते हैं तो वो हमने पढ़ लिया है ना। तो भाई एक इंस्क्रिप्शन में तो हमें किस टाइप के वहाँ पर ज्वेल्स यूज़ होते हैं वो भी बताया गया है। अ टोटल ऑफ 23 डिफरेंट टाइप ऑफ पर्ल्स, भैया 23 अलग अलग टाइप के तो इनके पास पर्ल्स ही थे, मोती थे। 11 वेराइटीज़ थी इनके पास डायमंड की, है ना, रूबीज़ की। इसका मेंशन भी हमें किस में मिलता है, इंस्क्रिप्शन में मिलता है। किस किस का, कि भाई ज्वेल्स कैसे यूज़ होते थे। 23 टाइप के इनके पास पर्ल थे, 11 वेराइटी डायमंड और रूबीज़ की थी, और ये सब भी हमें कहाँ से पता चला, इंस्क्रिप्शन से पता चला। बेटा बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जो अष्टदिक्पाल की बात करते हैं। अष्टदिक्पाल कौन होते हैं बेटा, गार्जियन ऑफ 8 डायरेक्शन। 8 डायरेक्शन पता है ना, ये जो 8 डायरेक्शन है इनके गार्जियन को क्या कहते हैं, अष्टदिक्पाल, ठीक है। तो बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जिनमें अष्टदिक्पाल की बात की गई है, पर यहाँ पर अष्टदिक्पाल के आइडल है कहाँ पर, बृहदेश्वर टेम्पल में। अष्टदिक्पाल कौन है बेटा, आठों दिशाओं के गार्जियन हैं। इनकी भी मूर्ति आपको किस में मिलेगी, बृहदेश्वर टेम्पल में। बहुत कम मंदिरों में आपको इनकी मूर्ति देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे इनके राजनीतिक इतिहास को, पॉलिटिकल हिस्ट्री को। जो चोला रूलर्स थे जिनका नाम था विजयाला, उन्होंने चोला रूल को एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। चोला रूलर विजयाला ने एस्टेब्लिश किया था चोला रूल को तमिलनाडु पर, विथ थंजावुर एज इज कैपिटल। और कैपिटल किसको बनाया, थंजावुर। तो विजयाला ने चोला रूल को एस्टेब्लिश किया कहाँ पर, तमिलनाडु पे। कैपिटल किसको बनाया, थंजावुर को बनाया। कब, मिड 9th सेंचुरी में। जब इनकी डेथ हो गई तो इनके जो ग्रैंड सन थे, जिनका जिक्र हमें एक इंस्क्रिप्शन में भी मिलता है, परांतक वन, वो राजा बन गए, ठीक है। तो परांतक वन क्या बेटे थे विजयाला के, नहीं बेटा ग्रैंड सन थे। अब ये राजा बन गए। इन्होंने मदुरई जीता, पांड्यास को हराया, है ना, एंड द रूलर्स ऑफ लंका, लंका के रूलर्स को, पांड्यास को हराया और मदुरई जीता, ठीक है। मदुरई जीता एक अलग बात है कि भैया परांतक ने मदुरई जीता, ये अलग बात है। बाद में इन्होंने पांड्यास को हराया और लंका के रूलर्स को भी हराया। बाद में 11th सेंचुरी एडी में जो चोला की पावर थी वो एकदम हाइट पर थी, बहुत ज़्यादा ग्लोरी चोला एम्पायर को मिल चुकी थी इस टाइम तक। राजा राजा वन और उनके बेटे राजेंद्र चोल, ये भी 2 इम्पॉर्टेंट रूलर बनते हैं इसी डायनेस्टी के। तो विजयाला, परांतक, और उसके बाद राजा राजा वन और उनके बेटे राजेंद्र चोल, ये 2 भी इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे चोल डायनेस्टी के। अगर हम राजा राजा वन को पढ़ें तो बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे, इन्होंने हर डायरेक्शन में कैंपेन किए। पांड्या के किंगडम पे अटैक किया, चेरा के किंगडम पे अटैक किया, मैसूर पे अटैक किया, तो बहुत कुछ। देखो बेटा इन्होंने पांड्यास के ऊपर अटैक किया, चेरास के ऊपर अटैक किया, मैसूर को भी हथिया लिया, मैसूर पे भी अटैक किया। राजा राजा ने अनेक्स किया डेक्कन के पार्ट को, वेंगी को जीत लिया, और इसको करने में इनकी हेल्प की इनकी बहुत ही बढ़िया आर्मी ने, ठीक है। इनकी आर्मी बहुत बढ़िया थी। और चोल एम्परर ऐसा क्यों कर रहे थे, इतने बड़े एरिया को क्यों ऑक्यूपाई करना चाहते थे बेटा, वो अपनी स्ट्रेंथ को दुनिया को दिखाना चाहते थे। ही डिड दिस, उन्होंने ऐसा इसलिए किया
क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाहते थे, चोला पावर को दुनिया को दिखाना चाहते थे। ही टुक सम टेरिटरीज ऑफ मैसूर, इन्होंने मैसूर की, त्रवणकोर की और कुर्ग की भी कुछ टेरिटरी को अक्वायर किया। अगर हम राजा राजा वन की बात करें तो ये बहुत ही ब्रिलियंट जनरल थे। इन्होंने हर डायरेक्शन में कैंपेन किए, पांड्यास पे अटैक किया, चिराज पे अटैक किया, मैसूर को हथिया लिया। राजा राजा वन ने डेक्कन को जीता, वेंगी को भी जीता और अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव किया। बाद में इन्होंने मैसूर, त्रवणकोर और कुर्ग जैसी टेरिटरी को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। जो कोस्ट ऑफ केरला है, सिलोन बोले तो आज का श्रीलंका है, मालदीव आइलैंड है, हैड बिकम रिच थ्रू द मनी दैट कम टू देम ओवरसीज ट्रेड। बेटा ट्रेड के थ्रू बहुत पैसा आने लगा है ना, जब इन लोगों ने अपनी नेवी को प्रॉपर स्ट्रेंथन कर लिया है ना, इनके पास प्रॉपर शिप्स आ गए। तो जब ये इंटरनेशनल ट्रेड करने निकले, कंट्रीज़ ने आपस में ट्रेड किया तो हर कंट्री क्या होने लग गई, रिच। तो केरला का कोस्ट हो, सिलोन, श्रीलंका हो, मालदीव्स आइलैंड हो, ये सब रिच हो गए है ना। और किसके थ्रू, ओवरसीज़ ट्रेड के थ्रू। इंडिया अपने टेक्सटाइल और स्पाइसेस भेजता था दुनिया भर में। इंडिया सेंट टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल बोले तो कपड़े, क्लॉथ्स, स्पाइसेस बोले तो मसाले, प्रीशियस स्टोन्स, ये भेजता था कहाँ पर, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। जो लोग थे जो वेस्टर्न एशिया से आते थे ट्रेड के लिए है ना, वो कौन थे, अरब मर्चेंट्स थे, जिन्होंने हमें पैसा दिया और हमसे गुड लिए। हमारा टेक्सटाइल, हमारे स्पाइसेस बहुत पहले से फेमस है, हमारे प्रीशियस स्टोन्स भी जाने जाते थे। तो अरब मर्चेंट्स आते थे, हमें देते थे पैसा और हमसे लेते थे गुड्स। फॉरेनर बॉट वेल्थ टू इंडिया थ्रू देयर रूट्स, और इन्हीं रूट से जो अंग्रेज़ नहीं मतलब फॉरेनर्स, वो फॉरेनर्स में कोई भी हो, बहुत सारा पैसे लेके कहाँ आए, इंडिया। बेटा राजा राजा को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि सी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज चाइना है, चाइना भी सी को कंट्रोल करना चाहता है, ओशन को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि ओशन सी के थ्रू ट्रेड बढ़िया बहुत अच्छे से हो जाता है, रिसोर्सेज मिल जाते हैं। तो राजा राजा इस बात को जानते थे कि सी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ही डिसाइडेड टू शो हिज स्ट्रेंथ अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, और अपनी पावर को दिखाने के लिए इन्होंने नेवल एक्सपीडिशंस किए, अटैक किया श्रीलंका पे, मालदीव्स आइलैंड पे, और आधा श्रीलंका जो नदन पार्ट था श्रीलंका का वो जीत भी लिया, कनकर कर लिया। मतलब सच में खुशी होती है ना। राजा राजा जानते थे कि सी को क्यों कंट्रोल करना है, सी के कितने इंपॉर्टेंस हैं। तो उन्होंने अपनी पावर को दिखाने के लिए नेवल एक्सपीडिशंस किए, अटैक किया श्रीलंका पे, मालदीव्स पे, और नॉर्थ जो पार्ट था श्रीलंका का वो जीत भी लिया। फिर इन्होंने राजा राजेश्वर टेम्पल बनवाया भगवान शिव के लिए, कहाँ पर, तंजावुर में। इनकी दीवारों पर इन्होंने इंस्क्राइब करवाया जो जो काम इन्होंने किए हुए थे। इनके टाइम में जो चोल थे वो सुप्रीम पावर बन गए पूरे साउथ इंडिया के। ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और बेटा ट्रेड बढ़ेगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी ही आएगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी है ना, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब धीरे धीरे करके इनकी किंगडम बहुत ज़्यादा रिच होने लग गई। चोलामंडल, in fact the word कोरोमंडल हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम चोलामंडल। ये जो वर्ड कोरोमंडल है ये किससे ही आया है, चोलामंडल से ही आया है, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, कोरोमंडल वर्ड किससे आया है, चोलामंडल से ही आया है। चलो, सो स्टूडेंट, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with Rajendra Chola.